हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो हम क्लास 12 बायोलॉजी के पार्ट 1 से लगाकर 7 तक के 3 अंक वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने वाले हैं। पिछले साल ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, क्योंकि आप खुद जानते हो कि जो जितना भी आपको देख लेना कि जो पिछले साल प्रश्न आते हैं यानी 70% उन्हीं में से प्रश्न बनते हैं जो अगले साल पेपर में पूछे जाते हैं। तो किसने पिछले साल से पूछे गए प्रश्नों में से प्रश्न आते हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं आज का हम पहला प्रश्न, जो कि है लघु बीजाणु धानी की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रश्न आ जाता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा जा चुका है। तो क्या होता है, परागकोश की अनुप्रस्थ काट में प्रारूपिक लघु बीजाणु धानी गोल दिखाई देती है जो 4 स्तरों से घिरी होती है। तो आइए आपको चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है, एक लघु बीजाणु धानी का जो अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र है। इसके भाग होंगे, एक बाह्य त्वचा, एंडोस्टीशियम, मध्यपरत और टेपिटम। ये 4 इसके प्रमुख भाग होते हैं। तो उन्हीं को समझते हैं। पहला क्या है, सब बाह्य त्वचा। पहली क्या होती है, जो बाह्य त्वचा होती है, यह सबसे भीतरी सुरक्षात्मक स्तर है और इसकी कोशिकाएं मोटी भित्ति वाली होती हैं। ये सघन रूप से व्यवस्थित होती है तथा परागकोश के स्फुटन में सहायता करती है। यानी जो बाह्य त्वचा होती है, इसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। और क्या करती है, जो सघन रूप से कैसी होती है, देखो देखें, व्यवस्थित होती है। सघन रूप से कैसी होती है, व्यवस्थित होती है। और क्या करती है, परागकोश के स्फुटन में परागकोश को जो परागकोश बढ़ रहा है, परागकोश पल रहा है, उसको स्फुटन यानी बढ़ने में सहायता करती है। पर ये परिपक्व यानी पकने में सहायता करती है, यानी अंकुरित होने में सहायता करती है। तो ये उसकी सुरक्षात्मक परत होती है, उसकी सुरक्षा करती है। फिर क्या है, एंडोस्टीशियम। यह स्तर बाह्य त्वचा के नीचे स्तर होता है। देखिए, अगला क्या है, एंडोस्टीशियम। तो ये क्या है, इस बाह्य त्वचा की नीचे वाली परत क्या होती है, एंडोस्टीशियम है। क्या है, एंडोस्टीशियम है। एंडोस्टीशियम है जो क्या करता है, परिपक्वता पर इसकी कोशिकाएं जल के ह्रास के कारण सिकुड़ जाती हैं। वह परागकोश के स्फुटन में सहायता करती है। तो ये क्या करता है, परिपक्वता पर इसकी कोशिकाएं क्या होती है, जल का ह्रास के कारण सिकुड़ जाती हैं और परागकोश में स्फुटन में सहायता करती है। तो ये भी क्या करती है, परागकोश के स्फुटन में सहायता करती है। फिर आती है मध्य परत, यानी मध्य परत। देखिए, मध्य परत यानी जो एंडोस्टीशियम की निचली वाली परत क्या होती है, मध्य परत। यहाँ पर ये परत क्या होती है, मध्य परत होती है। ये क्या होती है, मध्य परत होती है। क्या काम करती है, यह एंडोस्टीशियम और टेपिटम के मध्य स्थित होती है। यह पतली भित्ति वाली कोशिका से बना होता है तथा जो 1 से 5 स्तरों में व्यवस्थित होती है। यह भी परागकोश के स्तर में सहायता करती है। यानी ये कितनी, 1 से 5 स्तरों में से 1 2 3 4 5 स्तरों में ये बटी होती है। किस में, 5 स्तरों में बटी होती है। तो ये भी परागकोश के स्तर में सहायता करती है। सबसे निचली परत कौन सी होती है, टेपिटम। जो प्रश्न भी बनता है शॉर्ट में, ये प्रश्न पूछा जाता है कि टेपिटम क्या होता है। तो टेपिटम क्या होती है, यह बड़ी पतली भित्ति युक्त व सघन कोशिका द्रव वाली कोशिकाओं का सबसे आंतरिक स्तर है। इन कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक होते हैं और यह पोषक ऊतक है जो परिवर्तनशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है। यानी यह जो लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत होती है और जो परागकण पल रहे हैं उनको क्या करने का, भोजन देने का काम करती है। टेपिटम सबसे आंतरिक, ये क्या है, आंतरिक परत होती है। ठीक है, फिर आ जाता है क्या, अगला भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न स्तरों यानी विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इसमें आ जाएगा कि भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो क्या है, आइए देख लेते हैं। तो क्या होता है भ्रूणपोष, तो आवृत बीजियों में भ्रूणपोष त्रिसंलयन के फलस्वरूप बनता है। इसी कारण यह त्रिगुणित होता है और भ्रूणपोष वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। आवृतबीजी पादपों में विकास के आधार पर भ्रूण निम्न प्रकार का होता है। यानी किसके बनता है, त्रिसंलयन में जब होता है। यानी आपने द्विनिषेचन की क्रिया पढ़ी होगी कि जब द्विध्रुव केंद्रक का एक नर युग्मक से निषेचन होता है, यानी वो अगुणित होता है। द्विध्रुव केंद्रक क्या होते हैं, द्विगुणित होती है। ये करके त्रिगुणित युग्मज बनाते हैं, उसी से क्या बनता है, भ्रूण का निर्माण होता है। यानी भ्रूणपोष का निर्माण होता है। किसका, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। वह क्या काम करता है कि जो भ्रूण पल रहा है, यानी जो भ्रूण पल रहा है उसको पोषण देने का काम करते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला कौन सा है, केंद्रीय भ्रूण। इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष
केंद्रक बार बार विभाजित होता है, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से सूत्री विभाजन द्वारा अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है, जो बाद में परिधि पर विन्यासित हो जाती हैं। इससे भ्रूणपोष के मध्य में एक केंद्रीय रिक्तिका बन जाती है, जो बाद में समाप्त हो जाती है और बहुत से केंद्रक व कोशिका द्रव इसमें भर जाती हैं। इसके पश्चात इसमें बहुत सी कोशिकाएं बन जाती हैं, जैसे एक नारियल इसका उदाहरण हो जाए। फिर क्या है, कोशिकीय भ्रूणपोष। तो कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है? इस प्रकार के भ्रूणपोष निर्माण में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। गेमीपेटिलो वर्ग में इस प्रकार का बहुकोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है, जैसे पिट्रीनिया और दतूरा इसमें हो जाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, यानी अगला भाग है इसका एक और अगला भाग होता है, क्या होता है? माध्यक भ्रूणपोष। यह केंद्रकीय व कोशिकीय भ्रूणपोषों के बीच की अवस्था है। इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, परंतु इसके बाद मुक्त केंद्रक विभाजन पाया जाता है। इसमें जैसे उदाहरण एरीमुरस इसका एक उदाहरण हो जाता है। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में बन सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। आवृत बीजी पादपों में भ्रूणपोष में पराग नलिका से मुक्त एक आगुणित नर युग्मक आगुणित अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित युग्मज का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया वास्तविक या सत्य निषेचन कहलाती है, जबकि दूसरा नर युग्मक द्वितीय ध्रुवित केंद्रक यानी द्विगुणित से मिलकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। यह क्रिया त्रिसंलयन कहलाती है। इस प्रकार दोनों नर युग्मक निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात निषेचन 2 बार होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। इसकी खोज एस.जी. नवासचंद ने सन 1898 में फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम पादप में की थी। इस संयुग्मन तथा त्रिसमेकन दोनों द्विनिषेचन के भाग हैं। संयुग्मन से भ्रूण का निर्माण होता है तथा त्रिसंलयन से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। कैसे, वही हमने बताया है। जैसे मान लीजिए कोई एक जो है, एक क्या है, वही बात करें कि ये हो जाती है आपकी ध्रुवीय केंद्रक, ये अंडक हो जाता है, ये सहायक प्रतिमुख कोशिका हो जाती है, ये प्रतिमुख कोशिका हुई। जैसे ही पराग नलिका से एक नर युग्मक यानी जो परागकण आते हैं, अंकुरित परागकण आता है, तो यहाँ पर 2 नर युग्मकों का निर्माण करता है। पहला नर युग्मक इस अंडक से निषेचन करता है, यानी ये भी आगुणित होता है, ये भी आगुणित हो जाता है, दोनों मिलकर द्विगुणित युग्मज बनाते हैं, जिसे सत्य निषेचन या वास्तविक निषेचन कहते हैं। और दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से निषेचन करता है, यानी ये आगुणित होता है, वो द्विगुणित होता है, दोनों मिलकर त्रिगुणित युग्मज बनाते हैं, जिसे त्रिसंलयन या त्रिसमेकन कहते हैं। इस प्रकार आवृत बीजी पादपों निषेचन की क्रिया 2 बार हुई, इसी को क्या कहा गया, दोहरा निषेचन कहा गया। इसकी खोज किसने, एस.जी. नवासचंद ने फ्रिटिलेरिया और लिलियम के पादप में की थी, सन 1898 में की थी। इतना याद हो जाएगा कि नहीं, इतना आपको बस इसमें लिखना है। फिर आता है प्रश्न, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। तो कभी कभी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं, इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता की खोज सबसे पहले सन 1719 में ल्यूवेनहॉक ने संतरे के पादप में की थी। कुछ पादपों में युग्मज कई खंडों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक खंड से एक भ्रूण का विकास होता है, इसे विदलन बहुभ्रूणता कहते हैं। इस प्रकार की बहुभ्रूणता नग्न बीजी पादपों जैसे पाइनस में पाई जाती है। ठीक है, फिर देखिए अगला है स्नार्फ सन 1929 के अनुसार बहुभ्रूणता 2 प्रकार की होती है। इनके अनुसार किसने 2 भागों में बांटी, एक वास्तविक बहुभ्रूणता और एक कूट बहुभ्रूणता। वही देखते हैं वास्तविक बहुभ्रूणता क्या होती है। तो जब कभी भ्रूण एक ही भ्रूण कोश की विभिन्न कोशिकाओं से बनते हैं, इस स्थिति को वास्तविक बहुभ्रूणता कहते हैं। यह 3 प्रकार से हो सकती है। क्या होगा कि जब सभी भ्रूण एक ही भ्रूण कोश की विभिन्न कोशिकाओं से बनते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वास्तविक भ्रूणता कहते हैं। यह 3 प्रकार की हो सकती है। कैसी हो सकती है, युग्मज के विदलन के कारण उत्पन्न हुए भ्रूण, दूसरा भ्रूण कोश की अंड के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका अथवा प्रतिमुख से उत्पन्न हुए भ्रूण,
अगला अध्यावरण अथवा बीजांड की किसी कोशिका से उत्पन्न हुए भ्रूण, ये हो सकते हैं। तो अगला क्या है, कूट बहुभ्रूणता। तो जब सभी भ्रूण बीजांड के अलग भ्रूण कोषों या स्थानों पर बनते हैं तो इस स्थिति को कूट बहुभ्रूणता कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब सभी भ्रूण बीजांड के अलग भ्रूण कोषों या स्थानों पर बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कूट बहुभ्रूणता कहते हैं। उपयोग की बात करें तो पादप प्रजनक तथा उद्यान वैज्ञानिकों के लिए फलोत्पादन में यह बहुउपयोगी विधि है। दूसरा, इससे प्राप्त नवोद्भिद जनक पादप के समान होते हैं, अतः यह कायक प्रजनन के समान ही उपयोगी है। अगला होगा, यह सामान्यतः रोग मुक्त होते हैं, अतः इनसे विषाणु मुक्त क्लोन प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, ये जा रहे हैं। तो अगला होगा, अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या है, स्तन ग्रंथियां क्या है, मादा स्तन ग्रंथियों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो देखिए प्रश्न आ जाता है, कभी कभी तो केवल चित्र बनाने के लिए आ जाता है कि मादा स्तन ग्रंथियों की संरचना का चित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको ऐसे चित्र बनाना है। स्तन ग्रंथि है, इसमें कुछ भाग याद रख लेने हैं। पहला होगा जो दुग्ध पाली हो जाएगा, अगला है दुग्ध कूपिकाएं हो जाएगा, फिर दुग्ध वाहिनियां हो जाएगा, फिर तुम्बिका हो जाएगा, दुग्ध नाल हो जाएगा, ये स्तन परिवेश हो जाएगा, यहाँ पर पसलियां हो जाती हैं, ये अंतरा पुरुषक पेशियां हो जाती हैं, दीर्घ अंश पेशी हो जाती है। ऐसे इसके भाग याद रख लेने हैं। तो इसी को देखो इसमें बताया गया है। तो कार्यशील स्तन ग्रंथियां मादा स्तनधारियों की विशेषता है। नर एवं मादा दोनों के वक्ष भाग में सामने की ओर दो उभरे हुए बलयुक्त चूचक उपस्थित होते हैं। प्रत्येक चूचक के चारों ओर का क्षेत्र वर्णयुक्त होता है। इसे स्तन परिवेश या एरियोला कहते हैं। मादा में चूचकों के चारों ओर का अधिकांश भाग वसा के जमाव तथा पेशियों की प्रचुरता के कारण स्तनों के रूप में फूला रहता है। प्रत्येक स्तन 15 से 20 पालियों में बटा रहता है एवं प्रत्येक पाली में कई छोटी पालिकाएं होती हैं। प्रत्येक पालिका में अंगूर के गुच्छों की भांति अनेक दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें कूपिका कहते हैं। गर्भावस्था के समाप्त होने पर ये कूपिकाएं फैल जाती हैं और इनसे दुग्ध स्रावण होने लगता है। जो पालियों में कुछ छोटी छोटी द्वितीयक वाहिनिकाओं में बहता है। ये नलिकाएं मिलकर प्रत्येक पाली में एक दुग्ध वाहिनी बनाती है। साथ में आपको एक जो डायग्राम यानी चित्र बनाना होगा और लिखना होगा। फिर क्या है अगला, देखिए सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, मानव शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन करने के लिए पूछ लिया जाएगा। तो क्या है, प्रत्येक शुक्राणु 3 भागों में विभाजित होता है। पहला होता है शीर्ष, मध्यखंड और पुच्छ। जैसे यहाँ पर देखिए पहला क्या है इसका, शीर्ष, जो आपका मध्य भाग मध्यखंड और ये पुच्छ, 3 भाग आपको इसके ध्यान रखने हैं। उसमें बाकी ऊपर है, ऊपर वाले भाग को क्या कहता है, जीव द्रव्य कला कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं इस वाले भाग को। यहाँ पर इसे ग्रीवा कहते हैं। ये कुछ भाग आपको जो दूरस्थ या होगा तारक केंद्र हो जाएगा, ये यहाँ पर पुच्छ हो जाएगा। ये भाग माइटोकॉन्ड्रिया का हो जाता है, चित्र को ध्यान रखना है। ठीक है, पहला क्या होता है शीर्ष। तो शुक्राणु का शीर्ष प्रायः फूला हुआ गुंडीदार होता है, परंतु अनेक जंतुओं में यह लंबा दंडनुमा होता है। इसमें केंद्रक स्थित होता है और केंद्रक के चारों ओर थोड़ा सा कोशिका द्रव होता है। इसमें शीर्ष पर गोलजीकाय की बनी एक्रोसोम टोपीनुमा संरचना होती है, जैसे यहाँ पर बताया है। जैसे इस पर बनी यहाँ पर एक्रोसोम की टोपीनुमा संरचना होती है, इसमें केंद्रक भाग होता है, सब इसमें वही लिखा है। ठीक है, टोपीनुमा संरचना होती है जो जल अपघटनी एंजाइमों का स्रावण करता है तथा अंडाणु की भित्ति को नष्ट करके निषेचन संपन्न करता है। फिर अगला भाग क्या है, मध्यखंड। मध्यखंड क्या होता है, यह केंद्रीय पतला एवं दंडनुमा भाग होता है जो छोटी सी ग्रीवा द्वारा शीर्ष से जुड़ा रहता है। मध्यखंड में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर चित्र में देखा है कि मध्यखंड में ये अनेक माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, उपस्थित होते हैं। ठीक है,
मध्यखंड में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं जो गति हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आगे ग्रीवा में 2 तारक केंद्र स्थित होते हैं। तो हमने देख लिया, तो इसमें क्या पाए जाते हैं कि 2 तारक केंद्र ग्रीवा के अंदर तारक केंद्र ये पाए जाते हैं। ठीक है, फिर अगला क्या है, पुच्छ। यह प्रायः लंबी कौड़ीनुमा और अत्यधिक गतिशील होती है। पुच्छ द्वारा शुक्राणु तरल माध्यम में गति करता है। इतना आपको लिख लेना है इसमें, और इतना ही आपको 3 अंक में बचने के लिए आ जाएगा। फिर आता है प्रश्न, देखिए सबसे वायरल प्रश्न क्या है, अपरा की परिभाषा दीजिए, इसके 2 कार्य लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अपरा क्या होती है, वह संरचना है जिसके द्वारा जरायुज स्तनधारियों का विकासशील भ्रूण या गर्भ क्या होगा, गर्भ मात्रक गर्भाशयी रुधिर में से अपना पोषण प्राप्त करता है। यानी जो शिशु माता के गर्भ में पल रहा है वो इसी के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। अपरा का विकास भ्रूणीय कोरियोन तथा गर्भाशय भित्ति दोनों से ही होता है। भ्रूणीय कोरियोन से रसांकुर तथा रुधिर वाहिनियों का विकास हो जाता है, जिससे एक अत्यधिक संवहनीय अंग का निर्माण होता है। यह अंग गर्भाशय तथा भ्रूण के रसांकुर से परस्पर जुड़कर भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से जोड़ देता है। यह जुड़वा अपरा कहलाता है। अपरा के 2 भाग होते हैं। पहला होता है गर्भ अपरा, यह भ्रूण के कोरियोन रसांकुर से बना हुआ अंग है। दूसरा होता है मात्रक अपरा, यह भाग माता के गर्भाशय की भित्ति का बना होता है। ठीक है, इतना आपको इसमें लिख लेना है। फिर आ जाता है अपना, और इसके आगे वाला कि अपरा के और आगे भाग क्या हो जाता है कि भ्रूणीय झिल्ली के आधार पर अपरा निम्नलिखित प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो देखिए पीतक कोष अपरा, इसमें अपरा पीतक कोष से बना होता है जैसे कंगारू में। दूसरा होगा कोरियो एलेंटोइक अपरा, इसमें अपरा कोरियोन और एलेंटोइस झिल्लियों से बनता है जैसे मनुष्य में। अगला जरायु अपरा, इसमें अपरा कोरियोन झिल्ली से बना होता है जैसे यूथेरियन प्राणियों में। इसी प्रकार इसके कार्य भी लिखने के आ जाएंगे। अपरा के कार्य क्या होते हैं, इसके द्वारा विकसित होते भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अगला होगा कि अपरा द्वारा CO2 एवं उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण के रुधिर से विसरण द्वारा मादा के रुधिर में चले जाते हैं, अतः अपरा उत्सर्जन में सहायक होती है। एक और होगा अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु जन्म में सहायता करते हैं। इतना आपको इसमें लिखना होगा। फिर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न एक और जो पेपर में बन सकता है, आपके पेपर में आ सकता है, परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो परिवार नियोजन होता क्या है, तो परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित या नियंत्रित करने के लिए परिवार को नियोजित करना आवश्यक होता है। बच्चों की जन्म दर को नियंत्रित कर परिवार को नियोजित करने की यह प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाती है। इससे जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है। परिवार नियोजन की विधियां क्या क्या होती हैं, तो पहली है 2 विधियां हैं, इसके 2 भागों में बांटा गया। पहले अस्थायी विधि और स्थायी विधि। अस्थायी विधि क्या होती है, इसको भी थोड़ा थोड़ा ऐसे विभिन्न भागों में बांटा गया है। पहले प्राकृतिक विधि के आधार पर देखिए, तो पहली होती है इसकी आवर्ती विधि। तो इसमें क्या होता है, अंडोत्सर्जन के समय मासिक चक्र के 10 से 17वें दिन के दौरान संभोग ना करें। एक होता है स्तनपान, अनावृत प्रसव पश्चात 6 माह तक नवजात को स्तनपान कराने पर अंडोत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो प्रसव होने यानी बच्चा होने के बाद 6 माह तक मादाओं में अंडे का उत्सर्जन नहीं होता है। यानी इस समय अगर आप संभोग करते हो तो गर्भ ठहरने की संभावना नहीं रहती है, बहुत कम रहती है, इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सही काल होता है वैसे। फिर होता है रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियां क्या होती हैं, तो इसमें ये भी निम्न प्रकार की होती है। पहली होती है शुक्राणुनाशक, इसमें जेली या फोम युक्त पदार्थों को यौन संबंध बनाने से पूर्व योनि मार्ग में रख या लगा दिया जाता है, जो शुक्राणु को नष्ट करके गर्भावस्था को रोकता है, जैसे नॉन ऑक्सीनोल 9 हो जाता है ये विधि। अगला है मिश्रित गोलियां, यह सर्वाधिक प्रभावी और आसान विधि है। इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाए जाते हैं। इन गोलियों के प्रभाव से FSH तथा LH
का स्रावण होता है, जिससे ग्राफियन पुटिका परिपक्व नहीं होती एवं अंडो क्या है डिम्बोत्सर्ग की क्रिया रुक जाती है, यानी अंडे का उत्सर्जन नहीं होता है। फिर इसी की जो यांत्रिक विधि है, आइए उसको देख लेते हैं। यांत्रिक विधि क्या है उसको समझ लेते हैं। तो यांत्रिक विधि क्या है कि निरोध क्या होगा, निरोध। इसके देखिए विभिन्न भाग हो जाते हैं यांत्रिक विधि का। तो निरोध यह रबड़ या पॉली यूरेथेन यूरेथेन की बनी छिद्र रहित पतली थैली होती है। यह एक सिरे से बंद तथा दूसरे सिरे पर खुली होती है। संभोग के समय पुरुष इसे अपने सिसन पर चढ़ा लेता है, अतः वीर स्त्री की योनि में स्खलित ना होकर निरोध में ही रुक जाता है। ठीक है। फिर यह था डायाफ्राम या सर्विकल टोपी। डायाफ्राम को संभोग से पूर्व योनि में लगाया जाता है। स्त्री संभोग के बाद सुविधानुसार इसे योनि से अलग कर सकती है। इसी प्रकार रबड़ की बनी सर्विकल टोपी को गर्भाशय में रखकर अंडाणु के निषेचन को रोका जा सकता है। तो इसकी स्थायी विधि क्या होती है, तो इस विधि में स्त्रियों की अंडवाहिनी यानी पहली होती है महिला नसबंदी, दूसरी पुरुषबंदी यानी ट्यूबेक्टोमी, और इसे बेसिक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, तो इस विधि में स्त्रियों की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु अंडवाहिका नलिका में से आगे नहीं बढ़ पाते हैं तथा निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है तथा गर्भधारण रोक दिया जाता है। और पुरुष नसबंदी में इस विधि में पुरुषों की शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे वीर में शुक्राणुओं की उपस्थिति को रोक दिया जाता है। ऐसे हो जाती है। ठीक है। फिर आता है एक और सबसे वायरल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न कह सकते हो। प्रश्न है IVF तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या टेस्ट ट्यूब बेबी पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाएगा। ठीक है। या आपसे अंतःपात्री निषेचन भी कह सकते हैं। कोई तरीके से प्रश्न बन सकता है और इसको पढ़ना जरूर है, आपके लिए आ सकता है पेपर में। वीडियो लेकिन पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा, आपके लिए ऐसे ही प्रश्न मैं ला सकूं। तो देखिए क्या होता है अंतःपात्री यानी IVF यानी इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF। फुल फॉर्म लिखने के लिए भी इसका पेपर पूछा जाता है 1-2 नंबर में। तो आशा है यह तकनीक उन दंपतियों में प्रयुक्त की जाती है जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता है या सक्रिय अंडाणु अनुपस्थित होता है, और या पुरुष के वीर में शुक्राणुओं की कम संख्या पाई जाती है या अनुपस्थित होती है। इस तकनीक में सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्री या दाता अंडाणु को पुरुष या दाता के शुक्राणु से मादा के शरीर से बाहर प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से निश्चित कराया जाता है। इस प्रक्रिया को अंतःपात्रेशन यानी IVF तकनीक कहते हैं। इसके पश्चात 8 कोशिकीय भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतर कहते हैं यानी ZIFT। ठीक है कहते हैं। 8 कोशिकीय अवस्था में विकसित भ्रूण 32 कोशिकीय को गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे अंतः गर्भाशय स्थानांतरण यानी IUT कहते हैं। गर्भाशय पूर्ण होने पर स्त्री सामान्य शिशु को जन्म देती है। इस प्रकार प्राप्त शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी या प्रखनली शिशु कहते हैं। इतना आपको इसमें लिखना है, बस कुछ नहीं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने प्रश्न नंबर जो 10 है, जो कि पिछले साल पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सह प्रभाविता को उदाहरण से समझाइए। सह प्रभाविता क्या होती है, तो ये देखते हैं। यदि किसी जीन के दोनों युग्मविकल्पी या एलील F1 पीढ़ी में समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं, तो इन युग्मविकल्पियों को सह प्रभावी युग्मविकल्पी कहते हैं तथा इनकी आनुवंशिकता को सह प्रभाविता कहते हैं। क्या होते हैं, यदि किसी जीन के दोनों युग्मविकल्पी यानी एलील जो भी जोड़े हों वो क्या हो F1 पीढ़ी में समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हो, तो ये क्या कहलाते हैं, युग्मविकल्पी को सह प्रभावी युग्मविकल्पी कहते हैं तथा इनकी आनुवंशिकता को सह प्रभाविता कहते हैं। उदाहरण के लिए बात करें, यदि एक लाल रंग के पशु का श्वेत रंग के पशु से क्रॉस कराया जाता है, F1 पीढ़ी में चितकबरा संतान उत्पन्न होती है। जैसे यहाँ पर देखिए जो लाल रंग के जो जीव है
जो पशु है उसका श्वेत यानी व्हाइट रंग से कराया, तो यहाँ पर चितकबरे जो संतान उत्पन्न हुई, यानी दोनों लक्षण से प्रभावित है, दोनों लक्षण समान रूप से इसमें लिखिए। ठीक है, इतना आप इसमें लिख देना है। फिर क्या है अगला, ये प्रश्न भी बन चुका है पेपर में पिछले साल, मेंडलीय विकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो मेंडलीय विकार क्या होता है ये देखते हैं। तो मानव में लिंग गुणसूत्रों में उत्परिवर्तन के अतिरिक्त दैहिक गुणसूत्रों में जीन उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विभिन्न आनुवंशिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जो मेंडल की वंशागति के नियमों के आधार पर संचरित होते हैं। इन्हें ही मेंडलीय विकार कहते हैं। मानव में मेंडलीय विकार दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा जीन उत्परिवर्तन, यह डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। इसका निम्न उदाहरण है, जैसे दांत कोश की अरकता, यानी यह अलिंग गुणसूत्र संख्या पर एकल जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है। इसमें हीमोग्लोबिन की बी श्रृंखला के छठे एमिनो अम्ल ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वैलिन ले लेता है। इसमें लाल रुधिराणु दांत आकार की हो जाती है और ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाती है। ठीक है, फिर आता है गुणसूत्रीय विकार। तो यह गुणसूत्रों की संख्या के कम या अधिक होने के कारण या इनके क्षतिग्रस्त होने के कारण होता है। इसके निम्नलिखित उदाहरण है। पहला है एडवर्ड सिंड्रोम, यह 18वें अलिंग गुणसूत्र की त्रिगुणता के कारण होता है। इससे प्रभावित बच्चों में मानसिक व शारीरिक वृद्धि कम होती है। अब देखिए अगला प्रश्न है, जो प्रश्न बना था पिछले साल, मेंडल द्वारा प्रयोग में लिए गए मटर के पादप चुनने से क्या लाभ हुए। तो पहला लाभ क्या हुआ कि मटर का पादप वार्षिक पादप है, अतः इसका जीवन चक्र छोटा होता है, जिससे कुछ ही समय में इसकी अनेक पीढ़ियों के अध्ययन में सुविधा मिलती है। अगला होगा मटर के पौधे में अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं। अगला होगा इनमें स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है। अगला है इनमें कृत्रिम पर परागण द्वारा संकरण कराया जा सकता है। अगला है इसमें संकरण द्वारा प्राप्त संतति पूर्ण उर्वर या जननक्षम होती है। इतने प्रश्न तैयार कर लेना। फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी हमारा होगा प्रश्न नंबर आज का 13वां प्रश्न। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए देखिए अगला है डाउन सिंड्रोम। क्या है डाउन सिंड्रोम, क्या होता है। तो यह रोग गुणसूत्रों में संख्या की अनियमितता के कारण होने वाले परिवर्तनों से होता है। मनुष्य में कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर क्या हो जाती है, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। यह अतिरिक्त गुणसूत्र 21वें समझा जोड़े में तीसरा बढ़ जाने के कारण होता है। इसे डाउन संलक्षण भी कहते हैं। यह अतिरिक्त गुणसूत्र बच्चे की वृद्धि के सामान्य विकास को रोक देता है। संख्या में अधिक गुणसूत्र के कारण प्रायः अंडकोशिका के निर्माण में होने वाली गड़बड़ी के कारण हो सकता है। इसमें लक्षण क्या देखेंगे, तो मस्तिष्क अविकसित होगा, सिर गोल, होंठ नीचे की ओर लटकता रहता है, आंखें तिरछी या पलकें जो बलित होती हैं। इसे मंगोलियन जड़ता भी कहा जाता है। इतना बस में लिख सकती हो। फिर आता है प्रश्न, अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का वर्णन करने के लिए आ जाएगा। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होती क्या है, आइए देख लेते हैं। क्या है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग या आनुवंशिकी फिंगर प्रिंटिंग भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति के डीएनए के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। इसे सर्वप्रथम सन 1984 में एलेक्स जेफरी ने बताया था। डीएनए का 99.9% भाग सभी प्राणियों में समान तथा 0.1 भाग सभी प्राणियों में भिन्न भिन्न होता है, परंतु एक युग्मनज जुड़वा बच्चों में डीएनए पूर्ण रूप से समान होता है। यानी केवल कितने भाग के आधार पर हम एक दूसरे की पहचान कर सकते हैं, 0.1% भाग से, बाकी 99.9% भाग सब में समान होता है। लेकिन जुड़वा बच्चों में क्या होता है, सभी गुणसूत्र समान होते हैं। इस तकनीक में कुछ विशिष्ट जंगों के बीच भिन्नता का पता लगाते हैं, इन्हें पुनरावृत्त कहते हैं। इन्हीं की उपस्थिति के कारण दो व्यक्तियों के डीएनए की तुलना की जाती है। ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु कूटों को नहीं रखते हैं। इनके स्थान को VNTRS कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए रुधिर
क्या होगा, रुधिर, लार, बाल या किसी भी जीव तरल जैसे वीर्य या पदार्थ से डीएनए हम ले सकते हैं, जिससे हम किसी व्यक्ति का उनकी डीएनए की जांच हम कर सकते हैं। इसके उपयोग क्या होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, तो आइए देखते हैं। यह पैतृक परीक्षण में सहायक होता है। यह गैर कानूनी यौन संबंध, हत्या, अन्य अपराधों के अपराधी के निर्धारण करने में सहायक होते हैं। अगला क्या होता है, यह विलुप्तता की कगार पर खड़े जंतुओं के संरक्षण में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। फिर एक प्रश्न और देख लीजिए, ये भी प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है। मानव जीनोम पर संक्षिप्त टिप्पणी देखने के लिए आ सकते हैं, और 2025 में ये प्रश्न बन चुका है। तो मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत सन 1990 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम के रूप में की। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य मानव जीनोम के डीएनए अनुक्रम को निर्धारित करना था। सन 1988 में मानव जीनोम परियोजना का ऑफिस राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान क्या है, बेथेस्डा में स्थापित किया गया। जेम्स वाटसन को इसका अध्यक्ष बनाया गया। यह अनुमान लगाया गया कि इस परियोजना को पूर्ण होने में 13 वर्ष लगेंगे, किंतु वैज्ञानिकों ने मात्र 11 वर्ष में इस कार्य को पूरा कर दिया। इस परियोजना को सन 2003 में पूर्ण होना था और 12 फरवरी 2001 को परियोजना के पूर्ण होने की औपचारिक घोषणा की गई, परंतु व्यक्तिगत गुणसूत्रों के अनुक्रमों के निर्धारण की घोषणा मई 2006 में गुणसूत्र वन के क्षार युग्मकों के निर्धारण के पूर्ण होने के साथ की गई। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था, आइए उद्देश्य भी देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, तो मानव जीनोम पर उपस्थित सभी क्षार युग्मों की संख्या तथा उनके अनुक्रमों का निर्धारण कर मानचित्र बनाया। मानव जीन्स पर उपस्थित सभी जीन्स को ज्ञात करना, मानव जीन्स के सभी कार्यों का निर्धारण करना, आनुवंशिक विकार उत्पन्न करने वाले विभिन्न जीन्स की पहचान करना, मानव जीनोम का क्या था, उद्देश्य था, प्रमुख उद्देश्य थे। फिर देखिए अगला प्रश्न जो पेपर में आपके बन सकता है, सेंट्रल डोगमा प्रश्न आ जाएगा। सेंट्रल डोगमा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न रट लीजिए, बहुत ही गारंटी वाला प्रश्न है, आपके पेपर में ये आ सकता है। सेंट्रल डोगमा क्या होता है, तो फ्रांसिस क्रिक सन 1998 में अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार डीएनए से आनुवांशिकी सूचनाओं का प्रवाह एमआरएनए तक केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव की तरफ होता है। तत्पश्चात एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड के क्रम का अमीनो अम्ल के क्रम के रूप में अनुवाद होता है। इसे सूचनाओं का केंद्रीय सिद्धांत या सेंट्रल डोगमा कहते हैं। जैसे इसके दो पद होते हैं, एक अनुलेखन, एक अनुवादन। डीएनए का पहले अनुलेखन होगा, सो उससे क्या बनेगा, आरएनए, आरएनए का अनुवादन होगा, फिर प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, फिर वही बताया कि टेमन एवं बाल्टीमोर ने सन 1970 में विपरीत अनुलेखन का पता लगाया। इन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की खोज की और उन्होंने देखा कि पहले डीएनए का अनुलेखन होगा आरएनए में, इससे आरएनए से क्या बना सकते हैं, विपरीत अनुलेखन द्वारा हम डीएनए बना सकते हैं। इसमें एमआरएनए का उपयोग हम कर सकते हैं और इसका अनुवादन होगा और प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर क्या है अगला प्रश्न देखिए, 2025 वाला प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है, समजातता क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। समजातता क्या होती है, ऐसे अंग जो मूल संरचना तथा उद्भव में समान होते हैं किंतु अलग अलग कार्यों हेतु अनुकूलित होने के कारण असमान दिखाई देते हैं तथा जिनका भ्रूणीय विकास भ्रूण के समान भागों से होता है, समजात अंग कहलाते हैं। इनकी समानता समजातता कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, विभिन्न प्रकार के कीटों में मुख्य उपांग भिन्न भिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने हेतु इस रूपांतरित होते हैं। सभी कीटों के प्रारूपी मुख्य उपांग में एक लेब्रम, दो जोड़ी मैक्सिली तथा एक हाइपोफैरिक्स सम्मिलित होते हैं। कॉकरोच में मुख्य उपांग काटने व चबाने हेतु, मच्छरों में रुधिर या फलों का रस चूसने हेतु भेदने व चूसने वाले तथा तितलियों
में फूलों का रस चूसने हेतु साइफन के रूप में होते हैं। ठीक है, फिर आता है एक और प्रश्न, जो प्रश्न बन सकता है, क्या ह्यूगो डी ब्रिज के उत्परिवर्तन सिद्धांत को समझाइए। तो क्या होता है, अचानक आने वाले बड़े परिवर्तन जो अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं। ह्यूगो डी ब्रिज हॉलैंड के एक प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री ने सांड प्रेमरोज या आइनोथेरा लेमार्कियाना नामक पादप की दो स्पष्ट किस्में देखी, जिनमें तने की लंबाई, पत्तियों की आकृति, पुष्पों की आकृति एवं रंग में स्पष्ट भिन्नता थी। इन्होंने यह भी देखा कि अन्य पीढ़ियों में कुछ अन्य प्रकार की वंशागत विभिन्नताएं भी उत्पन्न हुई। फिर क्या देखा इन्होंने कि निष्कर्ष निकाले कि जाति लक्षणों में होने वाले इन आकस्मिक वंशागत परिवर्तन को डिग्रीज ने उत्परिवर्तन कहा। सन 1901 में इन्होंने इस संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या लिखा, जाति का प्रथम सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन होता है उत्परिवर्तक है, और उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं तथा ये लाभदायक या हानिकारक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आ जाता है। अब यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। 19वां प्रश्न है जो मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले चैप्टर से दो तीन चार प्रश्न हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं और जो आपके पेपर में बन सकते हैं। पहला प्रश्न है इसका 19वां प्रश्न है, टाइफाइड का कारक, लक्षण व रोकथाम के उपाय। तो टाइफाइड क्या होता है, टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। यह रोग प्रायः 1 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में होता है। इस रोग का संचरण घरेलू मक्खी के कारण संक्रमित भोजन के कारण होता है। लक्षण क्या दिखते हैं इसमें, अगर आपको टाइफाइड हो जाए तो मस्तिष्क पीड़ा, टाइफाइड ज्वर जो दोपहर के बाद अपने चरम पर होता है। परीक्षण के लिए इसका बिडाल परीक्षण किया जाता है जिससे टाइफाइड का पता लगाया जाता है। रोकथाम की बात करें तो आसपास सफाई रखनी चाहिए, पानी उबाल कर पीना चाहिए, भोजन ढककर रखना चाहिए, शिशुओं को टीएबी का टीका लगवाना चाहिए, क्लोरोमाइसिन, टेरामाइसिन चिकित्सक की सलाह में ये औषधियाँ देनी चाहिए। फिर आता है अगला रोग निमोनिया। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यह रोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया तथा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जीवाणुओं द्वारा होता है। इस रोग के रोगजनक जीवाणु ऊतक या प्रोटोजोआ कोई भी हो सकते हैं। यह वायु द्वारा फैलता है। इस रोग में फुफ्फुस यानी फेफड़े के वायु कोश संक्रमित हो जाते हैं। इस रोग के संक्रमण से वायु कोष्ठों में तरल भर जाता है जिसके कारण सांस लेने में परेशानी होती है। इस रोग के लक्षण ज्वर, ठिठुरन, खांसी, सिरदर्द आदि इस रोग के लक्षण होते हैं। अगर बात करें रोकथाम की तो रोगी को ठंड से बचाना चाहिए, जो खाने में तरल और सुपाच्य भोजन देना चाहिए, रोगी को पूर्ण विश्राम कराना चाहिए। अगला होगा टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन प्रतिजैविक का उपयोग करना चाहिए। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षी अणु की संरचना और कार्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो प्रतिरक्षी अणु तो क्या होते हैं, किसी प्रतिजन की अनुक्रिया में बनी प्रोटीन जो उस प्रतिजन विशेष से क्रिया करके उसे निष्क्रिय कर देती है, प्रतिरक्षा कहलाती है। ये तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया में के समय बनती हैं। ये इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन अणु प्रतिजन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। एक सामान्य प्रतिरक्षी एक टेट्रापेप्टाइड है जिसमें दो भारी H तथा L हल्के L श्रृंखला होती हैं। भारी श्रृंखला में 140 तथा हल्की श्रृंखला में 214 एमिनो अम्ल होते हैं। ये दोनों श्रृंखलाएं परस्पर डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी रहती हैं। प्रतिजन जुड़ाव स्थल बाई की दो भुजाओं के अंतिम सिरे पर स्थित होते हैं। प्रतिजन या प्रतिरक्षी के मिलने से प्रतिजन प्रतिरक्षी। देखिए आपको ये डायग्राम उसमें बनाना होगा, इसमें आप ये सब भाग जो इसमें दर्शाए गए इसको देख सकते हैं। प्रतिजन अनुबंधन क्षेत्र, ऐसे कुछ भाग आपको याद रखना है। इस प्रकार बाई जैसा इसको बनाना है, बाई बन जाएगा बस ऐसा है। ठीक है, इसको बना लेना है। फिर देखिए
अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न ये बन चुका है, क्या है, कैनाबिनॉइड्स किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? इसके महत्व 2025 में पहली बार ये प्रश्न बना है और इस साल ये पेपर में रिपीट हो सकता है, इसकी 100% गारंटी है। तो ये नया प्रश्न बना है, तो इसको तैयार कर लेना है। कैनाबिनॉइड्स अपसाधन नशीले पदार्थ होते हैं जो हमारे मस्तिष्क में उपस्थित कैनाबिनॉइड्स ग्राहियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। ये नशीले पदार्थ भांग के पादप कैनाबिलस सैटाइवा के पुष्पक्रम, पुष्पों की शीर्ष पत्ती एवं रेजिन से प्राप्त किए जाते हैं। कैनाबिस सैटाइवा के पूर्ण रेजिन तथा पुष्प के शीर्ष भाग को अलग अलग मात्रा में मिलाकर नए संयोजन बनाए जाते हैं, जो मैरी क्या है मैरी मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा बनाने में प्रयुक्त होते हैं। सामान्यतः इन्हें धूम्रपान के द्वारा श्वास के साथ या मुंह में चबाकर शरीर के भीतर लिया जाता है। ये सामान्यतः हृदय परिसंचरण को प्रभावित करते हैं। अगला देखिए, अगला रोग है हाथी पांव, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा, हाथी पांव या फाइलेरिया रोग किसे कहते हैं? तो फाइलेरिया कृमि, जिसका वैज्ञानिक नाम वुचेरिया बैनक्राफ्टी है, जिसके द्वारा यह रोग होता है, यह लसिका वाहिकाएं एवं लसिका वाहिनियों में परजीवी के रूप में रहता है। इसे फील पांव या हाथी पांव भी कहते हैं। लक्षण की बात करें तो रोग के प्रभाव जीवित या मृत कृमि के द्वारा होता है। जीवित कृमि रोगों में झुंझुनाहट पैदा करता है एवं अधिक संख्या में एकत्रित होकर लसिका वाहिनियों को अवरुद्ध करता है। संक्रमण की बात करें कैसे फैलाता है, तो क्या करता है, यह रोग क्यूलेक्स मच्छर द्वारा संक्रमित होता है, जो तीसरे चरण के लार्वा माइक्रोफाइलेरिया के द्वारा होता है। जब क्यूलेक्स मच्छर किसी मनुष्य को काटता है तो माइक्रोफाइलेरी लार्वा कटे स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं, जो चर्म के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। ये चर्म के भीतर से लसिका चैनल की ओर पहुंचकर प्रौढ़ अवस्था में रूपांतरित हो जाते हैं। अब इसी के आधार पर इनके उपचार के लिए 3 भागों में बांटा गया है अलग अलग तरीकों से। पहला होगा, अगर प्रौढ़ यानी गांठें बन रही हैं तो प्रौढ़ कृमियों के लिए एक आर्सेनिक औषधि MSZ दी जाती है, और माइक्रोफाइलेरी के लिए डाईएथाइल कार्बोमोजेन, हेट्राजन, नोटेजन, बेनोसाइड आदि दवाई दी जाती है। संक्रमण लार्वा के लिए, वयस्क कृमि के लिए पैरामेलामिनल और फिनाइल स्टीबोनेट दी जाती है। तो इतने प्रश्न आप तैयार कीजिएगा, गारंटी है इनमें से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।